हेलो एवरीवन। तो शंकर आईएएस इन्वायरमेंट की ये जो बुक है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। आज हम अपनी वीडियोस के अंदर इस कंप्लीट बुक को ख़त्म कराएंगे। तो ये मेरे पास जो करंटली बुक है ये 9th एडिशन की बुक है। इसको मैं आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको से एक्सप्लेन कराऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर होगा इकोलॉजी। एक मिनट रुकिए जी। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है इकोलॉजी। ठीक है, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस पूरी बुक को आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहली बात, इकोलॉजी क्या चीज़ है पहले से रीड करते हैं, फिर इसको उसके बाद समझेंगे। इकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओइकस मीनिंग होम एंड लोगस मीनिंग स्टडी। लिटरली इट इज द स्टडी ऑफ द होम ऑफ नेचर। सबसे पहली बात भाई, ये जो इकोलॉजी है, ये जो इकोलॉजी है ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। दो शब्द कौन कौन से? ओइकस, ये ग्रीक वर्ड्स है ओइकस, और दूसरा है लोगोस। ओइकस का मतलब होता है होम यानी कि घर, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। मतलब घर का अध्ययन करना, मतलब घर कौन सा, हमारे अपने घर की बात नहीं हो रही है, ये नेचर का जो घर है उसकी स्टडी करना, ये इसका मतलब होता है इकोलॉजी का। अब यहां पर आप इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर इन्वायरमेंट। भाई मतलब क्या हुआ इसका? सबसे पहली बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिनके अंदर जान होती है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गए, ह्यूमन यानी कि इंसान, और आपका एनिमल्स हो गए, ये सब आपके लिविंग थिंग्स है। इसके अलावा प्लांट्स हो गए, ये भी लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या कह रही है इकोलॉजी की डेफिनेशन? ये जो इकोलॉजी है ये साइंटिफिक स्टडी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में क्या रिलेशन है। मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए वो किस तरीके से आपस में जी रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हिरन होती है और जो शाक सब्जी खाने वाले जानवर है वो किस तरीके से पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे फिर किस तरीके से वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये भी आगे नॉन लिविंग थिंग्स भी आएगी ना, क्योंकि अभी हमने फिलहाल लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इकोलॉजी जो है ना, ये रिलेशनशिप दिखाती है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में। समझे ना बात? देखो भाई कि मैंने बताया ना कि हिरन जो है घास खा रही है। घास कैसे पनप रहा है? पानी से और हवा से। तो पानी हवा तो नॉन लिविंग थिंग्स हो गई ना, हो गई तो इन्वायरमेंट का हिस्सा ना सारी की सारी। तो बेसिकली जो इकोलॉजी है वो रिलेशनशिप दिखा रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म की आपस में। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में किस तरह रह रहे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल शेर हो गया, शेर किसे खा रहा है? हिरन को। तो शेर जो है यानी कि लॉयन जो है आपका, और जो डियर है तो दोनों ये लिविंग थिंग्स ही। तो ये लॉयन जो है डियर के ऊपर डिपेंड है, तो आपस में इसकी रिलेशनशिप हो गई ना। इसी तरह डियर जो है वो किस पे डिपेंड है? ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है। समझ में आई बात? हुआ। और प्लांट फिर किस पे डिपेंड है? वाटर और एयर पे। तो ये इकोलॉजी सारा का सारा इनके बीच का रिलेशनशिप को दिखाती है। और इसके अलावा ये एक्सप्लेन करती है हाउ ऑर्गेनिज्म यूज इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक एनर्जी फ्लो एंड मिनरल साइकिल। ये एनर्जी फ्लो को हम बहुत अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या बताता है भाई, जो ऑर्गेनिज्म हो गए ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ये किस तरीके से इन्वायरमेंट के जो रिसोर्सेज है उसे कैसे यूज करती है, ये हमें इकोलॉजी बताती है। तो इस पैराग्राफ में, जो कि शंकर आईएएस का ही पैराग्राफ है ये, वहीं से इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पर आपको दिखाया। देखिए आपको मैं एक बात बताऊँ, सभी को ना बुक खरीद लेनी है। जो इन्वायरमेंट की बुक है शंकर आईएएस की, इसको खरीद कर रख लेनी है, क्योंकि इसमें से आप पढ़ सकते हो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया है टेक्स्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट हम कॉपी नहीं कर सकते, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश किया है कि जो बुक्स में लिखा है उसको मैं आपको पढ़ाने की अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँ।
ठीक है। और ये जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आपको एक काम करना है, बुक आपको इनकी खरीद करके रख लेनी है, बहुत अच्छी ये बुक है। तो चलिए अब आगे देखिए आप। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी की हिस्ट्री क्या है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या हिस्ट्री है, वो सारी समझेंगे। द रूट्स ऑफ इकोलॉजी लाई इन नेचुरल हिस्ट्री। Since primitive times, humans have maintained an intimate knowledge of their environment, plants and animals for survival। अब देखिए भाई, ये प्रीमिटिव टाइम्स का मतलब है पुराना समय, जो भाई आपका बहुत एंशिएंट टाइम्स की बात हो रही है, प्रीमिटिव टाइम्स। तो भाई सबसे पहली बात, जो ये इकोलॉजी की जो जड़ें हैं ना, वो नेचुरल हिस्ट्री के अंदर समाई हुई है। मतलब देखिए प्रीमिटिव टाइम्स में क्या होता है, जो ह्यूमंस थे ना, इंसान थे, उनको पहले से नॉलेज थी किसकी, मतलब पहले से नहीं, मतलब वो ना इस चीज़ को ना, इन्वायरमेंट के बारे में वो नॉलेज रखना एक अपने आप को खुशी महसूस करते थे। भाई इन्वायरमेंट के बारे में नॉलेज रखना, प्लांट्स क्या किस तरीके से वर्क करते हैं, एनिमल किस तरीके से जीते हैं, उनका सर्वाइवल, वो सारी नॉलेज उनको थी ह्यूमंस के पास, जो प्रीमिटिव टाइम्स के ह्यूमंस थे। तो उनकी जो है, उनको ऐसा नहीं है कि जी इकोलॉजी आज से ही शुरू हो गई, अभी से ही 20वीं सेंचुरी में, कि भाई जब से इतना विकास हुआ है दुनिया के अंदर तब से, नहीं भाई, ये बहुत एंशिएंट टाइम से लोगों को इसके बारे में ना पता था। इकोलॉजी का मतलब कि ये इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है, प्लांट्स कैसे वर्क करता है, एनिमल्स कैसे वर्क करते हैं सर्वाइवल के लिए, ठीक है भाई। उसके बाद एंशिएंट, अब देखिए भाई, कुछ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जैसे कि वेदास, संहितास और उपनिषद, इनके अंदर बहुत सारे इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स मौजूद है कि भाई समझे ना बात, भाई किस तरीके से इंसान जो है वो एनिमल्स पे डिपेंड है, एनिमल्स किस तरीके से पेड़ पौधों पे डिपेंड है। तो ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से भाई आप उसमें देखो जड़ी बूटियाँ, अब वो बताए कि भाई ये फला जड़ी बूटी खाने से ये आपको आपका इलाज हो जाएगा, तो उन्हें कैसे पता था, उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की होती इकोलॉजी की, कि किस तरीके से जो ये आपका जो प्लांट्स वगैरह हो गए, ये किस तरीके से ह्यूमंस को ठीक कर सकते हैं, किस तरीके से हमारे काम आ सकते हैं। तो उनको उन किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई है। क्लासिकल मेडिकल टेक्स्ट सच, अब देखो इंडिया के अंदर जो एंशिएंट टाइम्स में है, एक किताब है चरक संहिता, कमेंट में करके बताया कि ये किससे रिलेटेड है चरक संहिता, ये मैंने आपका लिए दे दिया है टास्क। और एक है सुश्रुता संहिता, ये दो किताबें हैं मेडिकल टेक्स्ट से जुड़ी हैं, दो किताबें चरक संहिता और सुश्रुता संहिता। शो दैट पीपल हैड आ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इकोलॉजी। भाई इन दोनों किताबों के अंदर ना, इन दोनों किताबों के अंदर लिखा है कि जो लोगों को ना प्लांट्स और एनिमल की जो कॉम्बिनेशन, उनका जो बीच का रिलेशनशिप है, उसके बारे में इंसानों को पहले से पता था। उस किताब में लिखा हुआ है सारा का सारा, किस तरीके से भाई, ये मैंने बताया ना आपको, ये जड़ी बूटी आपका किस तरीके से इलाज करेगी, इस जड़ी बूटी को किस बीमारी में खाना है, तो इंसान को पहले से ये चीज़ें पता है। तो चरक संहिता स्पेशली मेंशंस दैट एयर, लैंड, वाटर एंड सीजन्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर लाइफ। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एक शब्द है इंडिस्पेंसिबल, मतलब इंडिस्पेंसिबल का मतलब है भाई इसके बगैर काम नहीं चल सकता। मतलब कि भाई जो हवा हो गई और ज़मीन हो गया और पानी हो गया, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लाइफ से, मतलब लाइफ के लिए सारी चीज़ें ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चल सकता। एंड दैट पोल्यूशन इज इंजीरियस टू हेल्थ, और इसके अलावा जो पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है भाई, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। ठीक है भाई, तो ये हमने यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ी है इकोलॉजी की। अब उसके बाद अच्छा दो चीज़ यहाँ पे, चरक संहिता और सुश्रुता संहिता। ठीक है भाई, इनके बारे में आपको कमेंट में बताना है किससे रिलेटेड है दोनों किताबें। अब हम बात करते हैं भाई जो इन्वायरमेंट्स क्या है और उसके कंपोनेंट क्या क्या है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए भाई साहब, एवरीथिंग दैट सराउंड और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज नोन एज इट्स इन्वायरमेंट। भाई ऐसे देखो भाई, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ह्यूमन की, जैसे मान के चलिए आप मान के चलिए लॉयन। भाई लॉयन की ऐसी कहानी है, लॉयन ऐसा तो है नहीं कि आपको इस गलियों के अंदर घूमता हुआ दिखेगा। शेर जो गलियों में थोड़ी घूमता फिरेगा, ये कहाँ पर होगा भाई, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल में। फॉरेस्ट में क्यों होगा, क्योंकि भाई वहाँ पर इसके जो मतलब की चीज़ें हैं ना, वो सारी वहाँ पर मौजूद है। भाई डियर हो गया आपका, ठीक है ना, उसके अलावा
इसको जो ओपन जो है ना, मतलब जंगल पसंद होता है, भाई जंगल में रहना पसंद, जंगल में तो रहना पसंद करेगा, इंसानों की बस्तियों में थोड़ी आकर के रहेगा। तो वहाँ पर होगा जहाँ पर इसके मतलब की चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। मतलब कहने का क्या है, इन्वायरमेंट को बेसिकली क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट्स कहा जाता है कि जो किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्टेड करे वो उसका इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है किसी ऐसे ग्रुप में रह रहे हैं जहाँ पर कोई भाई लोग जो आसपास के हैं वो ना वो पढ़ाई कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस ऐसे ही ऐरा गैरा काम कर रहे हैं, तो मतलब पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इधर उधर की चीज़ें, तो आप भी उनके जैसे बन जाओगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे इन्वायरमेंट आपको इफेक्ट कर रहा है। अब ध्यान रखिए, ये इन्वायरमेंट ये वाले इन्वायरमेंट की बात नहीं हो रही, ये तो हम इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा इन्वायरमेंट। ये मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, जो आपको अफेक्ट करता हो। ठीक है। अब अगर आप रह रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे भाई साहब सारे बच्चे बैठ के 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी फिर पढ़ाई करने लगोगे, तो आपको अफेक्टेड कर रहा है ना इन्वायरमेंट। तो ये इन्वायरमेंट तो हमारा निजी लाइफ के लिए था, लेकिन ये ठीक इसी तरीके से हमारे रहने के लिए, ज़िंदगी को बनाए रखने, जैसे हमें रहने के लिए हमें क्या चाहिए, आसपास एक अच्छी हवा चाहिए, ज़मीन अच्छी चाहिए भाई, साफ़ सुथरी ज़मीन हो, ठीक है, वहाँ पे खेती हो रही हो, एग्रीकल्चर हो रहा हो, ठीक है ना, वाटर वहाँ पे प्रॉपर मौजूद हो, तो ये सारी चीज़ें हमें अफेक्ट करती है ना। तो ये हमारा इन्वायरमेंट है आसपास का सारा, और ये हमें अफेक्टेड करता है। अब मान के चलिए आप अगर गर्म देशों में रह रहे हैं, जैसे कि अफ्रीका वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आपकी स्किन जो है ब्लैक पड़ जाएगी। क्यों? वहाँ का इन्वायरमेंट आपको इफेक्ट कर रहा है। आप अगर यूरोप में रहेंगे तो वहाँ मौसम ठंडा है, तो वहाँ पर आपका जो इन्वायरमेंट है आपको अफेक्ट करेगा, वो आपको जो है क्या करेगा, आपका रंग वहाँ पे फेयर हो जाएगा, गोरा हो जाएगा। तो ये अलग अलग तरह की चीज़ें है भाई। तो इसी तरीके से इन्वायरमेंट क्या चीज़ हो गया, ऐसा हमारे आसपास का जो माहौल या जो कि हमें अफेक्टेड करता हो, ऑर्गेनिज्म को अफेक्टेड करता हो। समझ में आ रही बात? तो हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, द इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। देखो भाई, तो बेसिकली यहाँ पे जो डेफिनेशन बनी इसकी, इन्वायरमेंट की क्या डेफिनेशन बनेगी। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँ, ये बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या है इसे देख लेते हैं पहले। भाई बायोटिक कंपोनेंट्स तो वो हो गए जिसके अंदर जान होती है, जैसे कि मैंने बताया इंसान हो गए, जानवर हो गए और प्लांट्स हो गए, ये बायोटिक कंपोनेंट्स है। और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे कि भाई आपका एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट। तो इन्वायरमेंट बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट हर उस चीज़ को कहते हैं जितनी भी लिविंग थिंग्स है और जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स है, उनका जो टोटल है उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म, और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें मिल करके एक ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से अफेक्टेड करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इन्वायरमेंट। ठीक है। अब उसके बाद ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर इन्वायरमेंट फॉर फूड, एनर्जी, वाटर एंड शेल्टर। अब भाई देखिए, आपको यहाँ पर मैं बताऊँ, जितने भी ऑर्गेनिज्म है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, इन्वायरमेंट के ऊपर। भाई हम जो इंसान है, इंसान को खाना कहाँ से मिल रहा है, कोई आसमान से थोड़ी टपक रहा है खाना, वो ज़मीन के अंदर से उगता है। ठीक है ना। देखो, तो खाना बनने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं भाई। मिसाल के तौर पे कोई सब्जी है, तो जैसे बैंगन हो गया, तो बैंगन कैसे बनेगा, बैंगन का पहले जमीन के अंदर मिट्टी उसमें इस्तेमाल होगी, मिट्टी के अंदर फिर बीज डाला जाएगा, बीज डालने के बाद उसमें एयर, सनलाइट, इन सारा कॉम्बिनेशन होकर के वो प्लांट्स तैयार होगा। ठीक है। तो हमने जो ये खाना प्रिपेयर किया है, हमने हमारे लिए जो खाना आया है, ये कहाँ से आया है, ये इन्वायरमेंट ने हमें दिया है। ठीक है। तो सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है अपने इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। द इन्वायरमेंट इज नॉट स्टैटिक, बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंटली चेंज। अब देखो भाई, अच्छा, इन्वायरमेंट की जो कहानी है वो ऐसा नहीं कि वो एक जैसा रहता है, इन्वायरमेंट बदलता रहता है भाई। कोई चीज़ कम हो गई, कोई चीज़ बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया तो इन्वायरमेंट चेंज हो गया, हार्मफुल हो गया इन्वायरमेंट। ठीक है भाई। इसी तरीके से कोई अगर हमारे आसपास कोई एनिमल्स बढ़ गया भाई, बहुत सारे कुछ भी, मतलब कोई इन्वायरमेंट की ऐसी चीज़ है कि भाई ये एक जैसा नहीं रहता, ये लगातार बदलता रहता है। ठीक है भाई। और दोनों चीज़ें बदलती है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरीके से। भाई कोई जो मिसाल के तौर पे ह्यूमन हो गया, तो ह्यूमन क्या चीज़ है, ह्यूमन भाई लगातार बदल रहा है, ह्यूमन बढ़ते जा रहे हैं ना। तो इन्वायरमेंट पहले भाई आप देख रहे थे कि पहले जो है पुरानी ज़माने के अंदर लोग कम थे, तो आसपास की जो हवा थी, फैक्ट्रियाँ भी कम थी। अब भाई देखो, जब लोग कम हो गए तो फैक्ट्रियाँ, जो खान पान की जो फैक्ट्रियाँ, जो चीज़ें बनती है वो भी कम हो गई। तो उस टाइम इन्वायरमेंट भी अच्छा था, उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी कम था। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है, ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं, मतलब लिविंग थिंग्स बदलती जा रही है। तो उसके साथ साथ फिर जो है भाई आसपास की नॉन लिविंग थिंग्स भी चेंज होगी। तो जो इन्वायरमेंट है ना वो चेंज होता रहता है, वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है भाई साहब।
अब उसके बाद आपको मैं एक छोटी सी, हाँ भाई यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एक ये रिक्वेस्ट थी आपसे कि ये मेरा बार कोड है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मैं कंटेंट अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, आपकी मर्जी और अपने पेरेंट्स से पूछ करके आप यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा डिलीवर कर रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा डिलीवर नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप ना भी करें। मतलब ये आपकी डिज़ायर के ऊपर है, जो कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। और इसमें मैं बता दूँ, इसमें कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है भी। चलिए अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट है लिखा हुआ है, ये बुक के अंदर ही लिखा हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू WHO, भाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जानते होंगे लोग इसके बारे में, ठीक है। तो डीजल इंजन जो है, जो हमारे हमारे जो गाड़ियाँ चल रही है भाई, इसके अंदर जो डीजल इंजन है ना, ये ना जो फ्यूम्स है, मतलब जो प्रदूषण वो रिलीज कर रहा है, कैन कोज कैंसर। तो डीजल इंजन जो है वो इतना खतरनाक है, ये हमें जो है ना कैंसर की बीमारी लगाता है। एंड आर कैटेगराइज्ड एज डेडली सिमिलर टू एबेस्टोस एंड आर्सेनिक। अब देखिए भाई, मैं आपको बात बताऊं कि ये जो गाड़ी के इंजन से डीजल इंजन हो, इतना खतरनाक ये फ्यूम्स प्रोड्यूस कर रहा है कि एक तो हमें कैंसर की बीमारी, और ये इसी तरीके से खतरनाक है जिस तरीके से एस्बेस्टोस, ये भी एक सब्सटेंस होता है, जानलेवा सब्सटेंस है, और आर्सेनिक, ये खतरनाक चीज़ें हैं दोनों। तो इनसे भी, इन्हीं के जैसा ये खतरनाक चीज़ है ये जो डीजल इंजन रिलीज़ कर रहे हैं, फ्यूम्स जो रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हमने आज पढ़ाया। तो अभी ये वीडियोस जो है ना कंटिन्यू रहेगी, भी आगे चलती रहेगी। मैं छोटी छोटी वीडियोस करके बना रहा हूँ, आने वाले टाइम में फिर बड़ी वीडियोस भी बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है। आपके मुझे ना आपसे उम्मीद है कि आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप दीजिएगा, जो भी कुछ कमी पेशी है आप उसको ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मुझे सजेशन देते रहिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। ये अभी और आगे इसकी वीडियो और आएगी, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, अभी चलता रहेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।